नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। घटनाक्रम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। देश की राजनीति रोज नए रंग बदल रही है। प्रोफेसर साहब, आज एक बहुत अप्रत्याशित तो नहीं था। गुलाम नबी आजाद साहब का आज कांग्रेस से जो इस्तीफा हुआ है, उसको तो बहुत अप्रत्याशित नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे लिए, मैं भी मतलब जितना मैंने देखा था, एक संजीदा आदमी थे। कांग्रेस ने उनको 2 बार लोकसभा गए, 5 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के। जब भी कांग्रेस की सरकार बनी, मतलब बड़े मंत्री पद पे रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, मतलब कांग्रेस ने उनको बहुत वो मान सम्मान दिया। लेकिन आज जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, तो एक 4-5 पेज का जो पत्र लिखा है सोनिया गांधी जी को, उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने राहुल गांधी को काफी ढेर सारी बातें कही हैं कि इमेच्योर हैं, ये हैं, ये हैं। वो मुझे उनके स्टेचर के हिसाब से, वो जरा गुलाम नबी आजाद साहब के स्टेचर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनको ना इत्तेफाकी हो सकती है, बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन आप एक पार्टी में, जैसा आपने खुद कहा कि आधे दशक तक थे, तो ये वाली भाषा मुझे समझ में नहीं आई। प्रोफेसर अभय दुबे, आपका पहला रिएक्शन कि ये जो छोड़ के गए हैं, और लोग कह रहे हैं आनंद शर्मा जी जाने वाले हैं, शेरगिल साहब अभी छोड़े हैं, तो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है कि अब नाव डूब रही है? जी, मुझे तो ये अंदेशा बहुत दिनों से था। लेकिन गुलाम नबी आजाद को जितना मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनसे कई बार मिला हूं और बातचीत भी हुई है। और वो काफी मजे हुए राजनेता लगते हैं हमेशा ही, जब भी उनसे बातचीत की जाए। लेकिन मुझे ये अंदेशा लंबे अरसे से था कि वो कांग्रेस को छोड़ेंगे। और मुझे अभी ये अंदेशा भी सता रहा है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे या कोई और संगठन बनाकर किसी दूसरे तरीके से पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। अभी मैं सैफुद्दीन सोज को सुन रहा था, जो उनके मित्र भी हैं और पुराने कांग्रेसी हैं। उनकी भी कश्मीर के नेता, कश्मीर से आने वाले नेता के रूप में सैफुद्दीन सोज की भी कांग्रेस में बड़ी हैसियत रही है। तो वो भी ये कह रहे थे कि मुझे तो आजाद साहब की बड़ी फिक्र हो रही है कि कहीं उनके कदम डगमगा ना जाए और वो कांग्रेस जो सेकुलर, सबसे बड़ा सेकुलर महाज है, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो, उसको छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के पास न चले जाएं। अगर वो संसद में जाना चाहते हैं तो मोदी जी उसके लिए तैयार बैठे हैं। ये सैफुद्दीन सोच का वक्तव्य। तो मैं मोटे तौर पर सैफुद्दीन सोच के जो अंदेशे हैं, उन अंदेशों में मैं भी अपनी आवाज मिलाता हूं। ये जो कहना है कि ये जो बात है कि वो अलग से कोई पार्टी बनाएंगे, मुझे इसमें थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। और अलग से वो पार्टी बनाएंगे तो उसके पीछे भी मुझे लगता है कि भाजपा का सहयोग होगा। और देखिए, भाजपा कश्मीर में इस तरह के खेल खेलती रही है। एक आईएएस अफसर है, शाह जी। फैजल नाम शायद उनका है। वो कश्मीर से जब आईएएस में उन्होंने क्वालिफाई किया था और आईएएस बने थे, तो काफी अखबारों में उनका इस्तकबाल किया गया था, अखबारों में उनकी तारीफें हुई थी। फिर अचानक पता चला कि उन्होंने आईएएस छोड़ दी है, आईएएस इस्तीफा दे दिया है और कश्मीर में उन्होंने एक पार्टी बना ली है। तो फिर बाद में वो पार्टी किस लिए बनी थी? हम सब लोग जानते हैं कि वो पार्टी किस लिए बनी थी। वो पार्टी इसलिए बनी थी ताकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को वो मदद कर सके। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 का वो हिस्सा हटा दिया, जिसको जिसको वो नापसंद करती थी। तो शाह फैजल साहब दोबारा आईएएस में आ गए। आपने कभी सुना है ऐसा? कहा गया कि हमने तो उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया था। अब वो फिर से आईएएस में आ गए हैं और फिर से उन्हें सेक्रेटरी के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट में तैनाती भी मिल गई है। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लिए किस तरह के खेल करती है। और अब अगर गुलाम नबी आजाद ने अलग पार्टी बनाई, तो मैं समझता हूं कि ये वैसा ही कुछ खेल होगा। उन्हें पार्टी बनाने दीजिए, अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो मामला साफ होगा। लेकिन अगर वो पार्टी बनाते हैं और फिर वो कश्मीर में अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो जी। ये एक जी। सही मौका था जब उन्होंने अगर उन्हें कांग्रेस छोड़नी थी तो उन्हें इसी मौके पर कांग्रेस छोड़नी थी। अगर वो पार्टी बनाएंगे तो ये एक सही मौका होगा पार्टी बनाने वाला, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की जो कश्मीर के बारे में रणनीति है, उस रणनीति के एक प्रमुख मोहरे के तौर पर वो अपनी भूमिका अदा कर सकें। तो ऐसा मुझे लगता है। और जी। ये बात मुझे इसलिए भी लगती है कि उन्होंने जो 5 पेज का खत लिखा है, उस खत में उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व की छीछा लेदर की है।
जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप कह सकते थे कि भाई हमारे तमाम मसलों के ऊपर मतभेद हैं, मैं कांग्रेस के नेतृत्व की कार्यशैली से भी नाराज हूं और मैं नहीं समझता हूं कि इनके अंदर कोई सुधार आएगा और कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, ये इस प्रकार की बातें कहकर आराम से पार्टी से इस्तीफा दिया जा सकता था। उस बात को निकाल के लाना, जब राहुल गांधी ने वो फाड़ा था, और उसको निकाल के लाना, कब, कितनी पुरानी बात वो निकाल के लाए हैं। तब से अब तक ये गुलाम नबी आजाद क्या कर रहे थे कांग्रेस में, और राहुल गांधी ने जब वो फाड़ा था तो कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त। तो फिर आप कह रहे हैं कि वो जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे तब से वो गड़बड़ियां कर रहे हैं। आप सोचिए, उन्होंने राहुल गांधी किस पे कहां से आरोप लगाना शुरू किए हैं, जब वो उपाध्यक्ष थे तब से गड़बड़ियां वो कर रहे हैं। और आप ये जिस तरह का उन्होंने खत लिखा है वो साफ बताता है कि वो दरअसल वो भी संकेत उसी तरफ करता है जिस तरफ सैफुद्दीन सोज साहब ने संकेत किया। जी फिरोज साहब, मैं एक बहुत संक्षेप में जल्दी से, क्योंकि जैसे मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी किसी को टारगेट करती है, जिसको कहते हैं ना कमजोर कड़ी कौन, लॉन्ग टर्म गेम खेलती है। ये जब 370 हटा तो बीजेपी, अरे कश्मीर का कोई भी नेता वर्थ हिज नेम जो विपक्ष का था उसको जेल डाला गया था, अकेले गुलाम नबी आजाद साहब को छोड़ के। फिर जब वो जिस दिन लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट था उस दिन रोना धोना भी हुआ था, आंसू निकले थे, ये सब हुआ था। मैं एक बहुत संक्षेप में आपसे, ये आपको उनका डर है जैसे, क्योंकि लोग डरे भी हैं इसमें कहीं, या लालच है? देखिए, इसमें डर तो गुलाम नबी आजाद के लिए कोई डर वाली बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे राजनीति की वो एक दूसरी मंजिल में अपने आप को पाते हैं। वो पाते हैं कि उनकी जिंदगी की राजनीति एक दूसरे चरण में पहुंच रही है, और अगर उनकी मदद से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की राजनीति में एक प्रमुख स्थान बना पाया, और मैं कश्मीर की राजनीति जब कहता हूं तो कश्मीर घाटी का उसका मतलब समझा जाना चाहिए, उसमें प्रमुख स्थान बना पाया, तो गुलाम नबी आजाद को बहुत बड़ी हैसियत प्राप्त होगी। हो सकता है कि वो भाजपा की तरफ से कश्मीर के मुख्यमंत्री हों, हो सकता है कि वो कश्मीर के गवर्नर हों, कुछ भी हो सकता है। जी। एक चीज, अब एक और कल परसों एक और बहुत राजनीतिक रूप से एक नया घटनाक्रम हुआ। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया साहब के ऊपर छापा पड़ा, सीबीआई वाले आए, दिन भर उनका घर देखा, कई जगह छापे मारे, और उसके ऊपर उनके ऊपर आरोप लगने लगे, और ये लगने लगा कि अभी 1-2 दिन में गिरफ्तार होने वाले हैं। तब तक मनीष सिसोदिया साहब ने एक नया वो ले आए कि ये तो मेरी पार्टी तोड़ना, और मुझे ऑफर दिया है चीफ मिनिस्टर बनने का। और फिर कल आप देख ही रहे थे कि कैसे पूरी पार्टी इकट्ठा हुई, राजघाट में भी गई, उस राजघाट में गई, उस बापू के यहाँ गई जिसकी तस्वीर इन्होंने अपने यहाँ से हटा दी है, तो वो सब किया। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब मोदी जी का जो इवेंट मैनेजमेंट में है उससे एक कदम आगे चल रहे हैं? ये मसला केवल इवेंट मैनेजमेंट का नहीं है आनंद जी, ये इसमें राजनीति के 3 हिस्से होते हैं। मैं एक जमाने में जब मैं मार्क्सवादी था और मैं राजनीति के बारे में सोचता था तो मार्क्सवादी शब्दावली में सोचता था, उसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राजनीति के 3 हिस्से होते हैं, एक होती है विचारधारा, दूसरी होती है रणनीति, और तीसरी होती है कार्यनीति, आइडियोलॉजी, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक। तो ये टेक्टिकल मैन्यूवरिंग का एक नायाब नमूना है जो कि आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। इससे बेहतर भाजपा के मुकाबले टेक्टिकल मैन्यूवरिंग करते हुए मैंने किसी नेता को नहीं देखा। और अब मैं पूरे यकीन के साथ एक बात कह सकता हूं आपके सामने कि इस देश में 2 ऐसे नेता हैं जो भाजपा को उसी के मैदान में पटखनी देने में माहिर हैं, और उन्होंने बार बार पटखनी दी है। एक है उसमें नीतीश कुमार और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, भाजपा से लड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। कांग्रेस से लड़ना आसान था, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। कांग्रेस से दूसरे तरीके से लड़ा जाता था, जयप्रकाश नारायण लड़े थे और उसमें भी कितनी दिक्कतें आई थी, हम सब लोग तो उस पूरे वक्त के साक्षी रहे। तो मेरी ये मान्यता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बाजी पलटी है, उसका बाकायदा एक एक उनके कदम का, एक एक उनके टेक्निकल स्टेप का अध्ययन किया जाना चाहिए कि इस तरह बाजी पलटी जाती है। पहला स्टेप उन्होंने क्या उठाया, आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त जन्माष्टमी के दिन सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, या उनके दूसरे प्रवक्ता हो, राघव चड्ढा हो, या संजय सिंह हो,
वो सब लोग न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई एक खबर दिखा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना शुरू किया कि ये खबर तो झूठी है, ये खबर तो विज्ञापन है, क्यों खलीज टाइम में भी एक इस तरह की खबर छपी है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, जिसमें प्रवेश वर्मा भी शामिल हैं और दूसरे सभी लोग शामिल है, जैसे ही इन्होंने ऐसा कहना शुरू किया, वैसे ही वो आम आदमी पार्टी के दांव में फंस गए और उसके बाद से लगातार फंसे हुए हैं अभी तक, क्योंकि उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन कर दिया भाजपा के आरोपों का, और जो आम आदमी पार्टी बात कह रही थी वो सही साबित हुई। उस वक्त उन्होंने आबकारी नीति पर जो विवाद था, उस विवाद को उन्होंने शिक्षा नीति के सवाल पे ले आए, बहस करने लगे, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि तो भाजपा का ऑपरेशन लोटस है। और फिर तो जो किया है, भाजपा वाले कह रहे हैं भाई हर दिन ये लोग नया स्वांग कर रहे हैं, भाजपा वाले घबराए हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस पूरे मसले का इनसे कैसे मुकाबला करें। सारे लोग भाजपा के, अनुराग ठाकुर हो, चाहे संबित पात्रा हो या प्रवेश वर्मा हो, सब लोग फलाने ठिकाने, आदेश गुप्ता, वो सब तैनात हैं, रोज बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस और भाजपा वाले रोज प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी पेशबंदी की है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी हैजिंग की है, वो टेक्टिकल मैन्यूवरिंग का एक नायाब नमूना है, और इसका बाकायदा अध्ययन किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नहीं किया है, इससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले, जब मोदी जी ने रेडियो वाला सवाल उठाया था, फ्रीबीज वाला सवाल उठाया गया था, उस वक्त विपक्ष के किसी भी नेता ने मोदी की बात का जवाब नहीं दिया, केवल अरविंद केजरीवाल ने उनका जवाब दिया, और जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि वित्त मंत्री से लेकर सभी लोगों को एक एक करके अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए सब मुद्दों पर सफाई देनी पड़ी, और ये कहना पड़ा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो उसको फ्री भी हम नहीं कह रहे हैं जी। तो वो भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल मैन्यूवरिंग का नतीजा था। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास वो दिमाग है कि वो मोदी के मन को पढ़ सकते हैं, भाजपा के मन को पढ़ सकते हैं, और भाजपा के रणनीतिकारों को उन्हीं के लहजे में जवाब भी दे सकते हैं। और वो भी, आप देखिए, वो तो बिहार में पूरी तरीके से जो उनके नीतीश कुमार के साथी थे, जो आरसीपी से, नाम भूल रहा हूं, आरसीपी, ये बिल्कुल पूरी योजना तैयार हो चुकी थी कि अचानक जनता दल एकी के विधायक जो हैं आरसीपी सिंह को अपना नेता चुन लें। इस तरह की चर्चाएं बिल्कुल साफ चल रही थी। अगर विधायकों ने आरसीपी सिंह को नेता चुन लिया तो नीतीश कुमार जी फिर क्या करेंगे, मजबूरन उन्हें रिटायर हो जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने क्या किया, हम सब लोग जानते हैं, भाजपा चारों खाने चित पड़ी हुई है और आरसीपी सिंह का कोई नाम भी नहीं लेता है। जिस तरह से जब संसद में, जब विधानसभा में विश्वास मत वो प्राप्त कर रहे थे, उस वक्त आक्रामक कुमार के वक्तव्य में, और जिस तरह वो गुस्से से कांप रहे थे, जिस आक्रोश से कांप रहे थे, उससे लगता था कि उन्हें जो भाजपा जिस तरह का उन्हें धोखा देना चाहती थी, और ये धोखा दूसरा धोखा होता, पहला धोखा वो था जब चिराग पासवान के जरिए उनकी सीटें कम कराई गई, चिराग पासवान की बगावत खड़ी की गई उनके मुकाबले, और ये दूसरा और अंतिम धोखा होता है। इससे नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति थी वो पूरी समाप्त हो जाती पूरी तरीके से। तो नीतीश कुमार ने उसको नहीं होने दिया और भाजपा को उसी के दांव में पराजित किया। अरविंद केजरीवाल इस काम को बार बार कर रहे हैं। जब उनकी 2013 में सरकार बनी थी, जो अल्पमत की सरकार थी, जो कांग्रेस की मदद से चल रही थी, उस सरकार के गिरने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह की रणनीति खेली थी कि भाजपा न तो विधानसभा भंग कर पाई, न राज्यपाल शासन लगा पाई उस तरीके से, और न ही वो नया चुनाव घोषित कर पाई। भाजपा अपने आप को हमेशा अधर में महसूस करती रही, और उससे अरविंद केजरीवाल को वो कीमती समय मिल गया ताकि वो लोकसभा चुनाव में जो पराजय हुई थी उस पराजय से उबर सकें और अपनी शक्तियों को बटोर सकें, और उन्होंने ऐसा ही किया। और उसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार एज वेल एज अरविंद केजरीवाल, दे आर मैचलेस टेक्नीशियंस। नहीं, दोनों का एक, मतलब मैं दोनों एज अ राजनेता में एक अच्छी चीज देखता हूं कि वो इश्यूज वो डिसाइड करते हैं कि मैं क्या इश्यू उठाऊंगा। उन्होंने बिल्किस बानो पे मुंह बंद, तीस्ता शीतलवाद पे मुंह बंद, मुझे क्या इश्यू उठाना है और आपको क्या करना है, ये वो करते हैं डिसाइड। मैं ये बस मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है जो मैं आपके सामने दर्ज कर दे रहा हूं, कहां करूं। थोड़ी नाइंसाफी हुई कि यहाँ के लोगों को 20 करोड़, बिहार में 40 करोड़, महाराष्ट्र में 50 करोड़, ये जरा दिल्ली के विधायकों के साथ थोड़ी नाइंसाफी थी। भाई दिल्ली भी महंगा शहर है,
अगर बंबई में 50 करोड़ हो सकते हैं तो दिल्ली के विधायकों के साथ थोड़ी नाइंसाफी थी, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक और चीज जरा आपसे समझना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, कि अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई 22 तारीख को दिल्ली में, जहां पे सिविल सोसाइटीज के लोग इकट्ठा हुए, वो राहुल गांधी जी उस मीटिंग में गए, उनसे इंटरेक्शन किए, और मेरे, हालांकि बाकी पार्टीज वाले कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का झंडा नहीं यूज करूंगा, मैं कांग्रेस का निशान नहीं यूज करूंगा, मैं अब तिरंगा यूज करूंगा, और इत्यादि इत्यादि। सिविल सोसाइटीज वाले बहुत उत्साहित हैं, खास करके योगेंद्र यादव जी और उनके साथ के लोग। आपको क्या लगता है कि ये जो एक नया जो बात है भारत जोड़ो यात्रा, अगर ये, मैं बड़ा अगर लगा रहा हूं, अगर ये बिल्कुल ठीक से 3,500 किलोमीटर 150 दिन में चल लेते हैं, तो क्या इससे कुछ आपको लगता है कि बदलाव के संकेत रहेंगे? कुल मिलाकर तो इससे कांग्रेस को लाभ ही होगा, कांग्रेस को लाभ होगा, विपक्ष की राजनीति को लाभ होगा, नुकसान तो इससे हो नहीं सकता है। अगर ये बीच में भंग हो गई या बीच में रुक गई या कुछ और गड़बड़ी हो गई, उससे नुकसान होगा। अगर ये कामयाबी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को करते हैं और दिल्ली में उसका समाहार होता है, तो उससे इन लोगों को बहुत लाभ होगा। अब वो कितना लाभ होगा, वो उस लाभ की जड़ें कितनी गहरी होंगी, कितनी दूर तक वो लाभ जाएगा, ये सब बाद में समझ में आएगा। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों से हमेशा फायदा होता है, बशर्ते पूरे संकल्प के साथ इन कार्यक्रमों को धरती पर उतारा जाए। हाँ, नहीं, इसमें मैं इसलिए आपसे एक चीज समझना चाह रहा था, ये जिस समय ये यात्रा चल रही है 150 दिन चलेगी, 5 महीना, उसी समय गुजरात के चुनाव है और उसी समय हिमाचल के चुनाव है। ये यात्रा गुजरात में नहीं जा रही है, ये यात्रा यूपी में केवल बुलंदशहर में आ रही है। मैं इस दृष्टि से समझना चाह रहा हूं कि जब एक इतना इंपॉर्टेंट चुनाव आपका गुजरात में है, जहां पे आम आदमी पार्टी भी एक जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये रणनीतिक दृष्टि से ठीक रहेगा कि अटेंशन डाइवर्ट रहे शीर्ष नेतृत्व का? देखिए, उस यात्रा को अगर गुजरात से गुजारा जाता या उस यात्रा को हिमाचल प्रदेश, वो यात्रा स्पर्श करती हिमाचल प्रदेश को, वो तब उसका ज्यादा मुझे नहीं लगता उसके बहुत विशेष रूप से कोई फायदा होता। इस तरह की यात्रा चुनाव जहां हो रहे हैं उससे गुजरे न गुजरे, ये मुझे नहीं लगता कि उस चुनाव को दृष्टि में रख के ये यात्रा शायद आयोजित की गई होगी। मुझे लगता है कि इस यात्रा से जो कांग्रेस को लाभ होगा उसकी प्रकृति दूरगामी होनी चाहिए। अगर इतनी लंबी यात्रा का अगर केवल एक अल्पकालीन चुनाव ही उसका एक निशाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इतना बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत है। गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा गुजरात कांग्रेस की शक्तियों के आधार पर। गुजरात कांग्रेस वहां दरअसल क्या कर रही है, उसके वहां पर स्थानीय ताकतें किस तरह की हैं, तो और भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का स्तर क्या है, उसके आधार पर होगा। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की हस्ती बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है और वो बहुत आगे बढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा परिणाम वहां से निकालेंगे। तो ये देखने की बात है। कांग्रेस वहां पर एक स्थापित शक्ति है और अगर कांग्रेस अच्छा परिणाम नहीं निकाल पाती है वहां पर और आम आदमी पार्टी उसे पीछे कर देती है, तो ये कांग्रेस की अपनी समस्या है। जी, मैं चलते चलते प्रोफेसर साहब, मैं इसलिए आपसे ये अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 2 अभी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तरफ तो आपने भूपेंद्र चौधरी जो एक जाट नेता हैं और उनको अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश की भाजपा का, और दूसरी तरफ टेनी मिश्रा जी जो हैं वो एक तरफ ये बयान दे रहे हैं कि राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी है और क्या क्या आदमी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि एक तरफ आप चौधरी जी को इंपॉर्टेंस देके जाटों को और किसानों को गोलबंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपका एक मंत्री इस तरह के बयान दे रहा है। ये जरा समझा दीजिए। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जाट मतदाताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या किया, ये कहानी अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को जितना हारना चाहिए था भाजपा उतना नहीं हारी। भाजपा बहुत थोड़ी हारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं कहीं हारी। भाजपा के बड़े नेता भी वहां पर हार गए। तो जानकार लोगों का कहना यह है कि जाटों ने बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ वोट किया, लेकिन मायावती के जाटवों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया। अगर जाटवों का वोट मायावती से निकलकर भाजपा में शिफ्ट ना हुआ होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी हार होती भारतीय जनता पार्टी। एक तरह से देखा जाए तो इस विश्लेषण के मुताबिक जाटवों ने भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होने से बचा लिया। न केवल बचा लिया बल्कि भाजपा की स्थिति सम्मानजनक बनी रहने दी। अब भाजपा को यकीन नहीं है कि हर चुनाव में जाटव उसी तरीके से उनका साथ देंगे,
तो आखिरकार तो उन्हें जो जाट वोट हैं, जो कि बहुत लंबे अरसे से भाजपा के साथ थे, उनको अपनी ओर दोबारा खींचना होगा। इसलिए उन्होंने, पहले से बात चल रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही भाजपा का नया अध्यक्ष होगा। अब वो यही चौधरी साहब होंगे, ये नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह होंगे, ये नहीं तय था, लेकिन ये तो तय था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उनका अध्यक्ष होगा। तो उन्होंने बनाया है इनको, और इनकी गतिविधियों के चलते ही पिछले चुनाव में जो कुछ जाटों को मना पाई थी भाजपा, उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं इसलिए भी कहूं कि इन्होंने जो अपना एक नया संगठन मंत्री आए हैं, वो धर्मपाल सिंह साहब, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। मतलब कुछ ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक वो बना रहे हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्व बहुत है। इसलिए महत्व है कि जब चुनावी नतीजे, सबसे पहले मतदान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे पहले जो चुनाव खुलता, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही तय होता है कि बाकी उत्तर प्रदेश में आप चुनाव को कैसे जीतेंगे। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आप हार जाएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाते जाते आपकी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हाँफने लगेगी। और भाजपा का जो उत्तर प्रदेश में उभार हुआ है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं समझता हूँ उसकी निर्णायक भूमिका रही है उसके अंदर जी। और मेरा उस भाजपा का सांगठनिक जोर जो है, मैं उसमें मानता हूं अगर मुझे भाजपा की रणनीति बनाने दी जाती तो मैं भी इसी तरीके से बनाता। लेकिन उसका अब वो एक प्रश्न मेरा अनुत्तरित रह गया कि फिर राकेश टिकैत साहब को गाली देने की, भाई वो भी जाट हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनको गाली देने की क्या जरूरत है? तो वो तो टैनी साहब गाली दे रहे हैं, भाजपा थोड़ी ना गाली दे रही है। टैनी की स्थिति तो अलग तरह की है ना, उनका बेटा बुरी तरीके से फंसा हुआ है, तो वो उनकी स्थिति अलग है, तो वो गाली दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे, राकेश टिकैत ने भाजपा के साथ जाने से इनकार कर दिया है। राकेश टिकैत की राजनीति दूसरा टर्न ले चुकी है। एक जमाने में तो राकेश टिकैत खुद भी भाजपा टिकट के प्रत्याशी थे, वो भी चाहते थे कि भाजपा उन्हें टिकट दे दे अपने, ताकि वहां से जीत के वो पार्लियामेंट के सदस्य हो जाएं। लेकिन अब तो बिल्कुल तय हो चुका है कि राकेश टिकैत ना भाजपा में जाना चाहते हैं, ना ही भाजपा उनको लेना चाहती है। और भाजपा राकेश टिकैत के बावजूद जाट वोट हासिल करना चाहती है, राकेश टिकैत के साथ जाट वोट नहीं हासिल करना चाहती है। इसलिए अगर उनका कोई एक नेता निजी रंजिश के ही चलते सही अगर राकेश टिकैत को गरिया रहा है, तो उसमें मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हरदम राकेश टिकैत साहब के ऊपर एक चीज ये लगती है कि थोड़ा ईश्वर उनकी बहुत मदद करता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके आंसू निकले और इतने वो पूरी लीडरशिप उनके हाथ में आ गई उस किसान आंदोलन की। और इस बार भी इन्होंने कुछ नहीं किया, गाली टेरी मिश्रा दिए और एक जनरल सहानुभूति आ गई है कि भाई ये तो ठीक नहीं था। वो राकेश टिकैत के साथ शायद ईश्वर की पूजा उजा करते हैं। राकेश टिकैत को पिछले दिनों एक कार्यक्रम में हम दोनों ने भाग लिया था, मैंने भी भाषण दिया था और उन्होंने भी भाषण दिया था राकेश टिकैत ने। उनके भाषण में हम लोगों ने टेलीफोन नंबरों का भी आदान प्रदान किया उस कार्यक्रम में। तो उस भाषण से बिल्कुल तय था कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हैं। पहले तो कभी भी बंगलौर नहीं जाते थे, अब तो बंगलौर भी जाते हैं, अब तो सारे देश में वो घूम रहे हैं और एक आध जगह उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई है वगैरह, ये सब भी हुआ है। तो वो अपने आप को अब एक ऐसे नेता के तौर पर देख रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर दिखाना चाहता है। तो वो केवल अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते तक मेरे ख्याल में कुछ चीजें और नई आ जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत से ऑर्डर, जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है इतना दिलचस्प वक्फा राजनीति में बहुत दिनों से नहीं आया था। जब कहीं चुनाव होता है तो बहुत दिलचस्पी पैदा होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प स्थिति है इस समय हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, थैंक यू।